अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। दिस इज़ डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। प्रोग्राम आपका अपना आपका फेवरेट कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। कोशिश हम यही करते हैं कि जनाब आपके लिए अच्छा प्रोग्राम पेश किया जाए। अच्छे प्रोग्राम की खासियत ये होती है कि आज ख़ास दिन के मौके पे भी हम प्रोग्राम कर लेते हैं। कोई हमारे जो है वो पास ख़ास टॉपिक हो तो उस पर भी हम बात करते हैं, लेकिन आज का ख़ास दिन और ख़ास टॉपिक जो है वो हेल्थ के हवाले से है। हेल्थ, ज़ाहिर है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, और आपको जो है वो इस पर कोशिश करनी है कि आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। ये मौसम जो चल रहा है अनफॉर्चुनेटली कुछ डिफरेंट किस्म का मौसम है, और हमेशा से ही जून जुलाई का मौसम जो होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। इसमें आपको कभी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, कभी आप अगर एसी में बैठे हो तो आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगनी शुरू हो जाती है। कुछ लोग एसी में रहते हैं तो सुकून महसूस करते हैं, वरना उनको सांस की प्रॉब्लम्स जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। ये सिचुएशन आजकल देखने में बहुत ज़्यादा आ रही है, ख़ासतौर पर ख़वातीन जो घर में रहती हैं। अगर वो एसी में ठंडे रूम में रहें तो उनका टेम्परेचर ठीक रहता है, वो सही अपने आप को कंफर्टेबल फील करती हैं। और अगर वो किचन की तरफ मूव करें या बाहर की तरफ आएँ जहाँ पर एसी अवेलेबल नहीं है तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनका सांस या उन्हें घुटन की कैफियत जो है महसूस होती है। ऐसा क्यों हो रहा है आजकल जो है वो, ये किस एज के लोगों में और कहाँ पर जो है वो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं? सांस के इश्यूज़ इस मौसम में सबसे ज़्यादा क्यों सामने आते हैं? इस पर बात करने के लिए हमने पाकिस्तान के एक नामवर डॉक्टर, जिन्हें आप पहले भी मेरे प्रोग्राम में देख और सुन चुके हैं, आज फिर मैंने उनको जो है वो यहाँ पर बुलाया है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर ज़हीर अख्तर साहब, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, माहिर अमराज़े चेस्ट हैं, सीना। तो हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? डॉक्टर साहब, जो ये मौसम चल रहा है और जो ये हालात चल रहे हैं, गर्मी और अजीब सा मौसम जिसमें जो है वो इंसान का सांस वैसे ही गर्मी से रुक जाता है, तो आप क्या समझते हैं कि ये अब कोई बीमारी है या ये कोविड की सिचुएशन है? क्योंकि जाहिर है कि कोविड में भी हमने यही सुना है कि थोड़ा सांस जो है वो रुकता है। तो आप ज़रा बताइए कि ये क्या थ्योरी है? बहुत शुक्रिया नबिया। सबसे पहले तो ये कि ये आपकी इजाज़त से मैंने अभी मास्क उतारा है और हमें मास्क अभी पहनना है। जी बिल्कुल। पूरा पाकिस्तान ये बात सुन ले, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, कोविड नहीं गया। कोविड वक्ती तौर पे कम ज़रूर हुआ है, लेकिन वही एहतियातें, मास्क, सोशल डिस्टेंस या समाजी फासला और हाथ धोने, ये हमने करना है। तो अब चूँकि हमारे दिन में समाजी फासला मौजूद है, इसलिए मास्क से ज़रा मैं आज़ादी ले रहा हूँ। बाकी जो आपने बात कही है कि जो मौसम एकदम ठंड और एकदम गर्मी वाला माहौल है, उससे बाद लोगों को सांस की तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। एक चीज़ होती है एयरवे हाइपर रिएक्टिविटी, के बाज़ लोगों का जो तनफ़ुस का सिस्टम है, फेफड़ों का सिस्टम है, वो ज़रा थोड़ा सा एलर्जिक होता है कि जो ही कोई मौसम बदला, जो ही एकदम गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी आई, तो उनका जो एलर्जिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़रा जल्दी इरिटेट हो जाता है और उनकी सांस की नालियों के अंदर घुटन पैदा हो जाती है। ये उनका जो है वो एयरवे की कह लें कि हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस है बिकॉज ऑफ द सडन चेंज इन द वेदर। अब वो लोग अगर परमानेंट एसी में रहें, मतलब 5, 6, 7, 8 घंटे या मुस्तकिल एसी में रहें, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। गर्मियों में मुस्तकिल रहें, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर वो बार बार कभी गर्मी में चले गए, कभी एसी में आ गए, कभी गर्मी में चले गए, कभी एसी में आ गए, तो जो वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर है जो हमारी बॉडी एडजस्ट करती है बहुत सारे लोगों में, उन लोगों में वो एडजस्ट कर नहीं पाती, जिसकी वजह से उनको एकदम एक एलर्जिक रिएक्शन या स्पैज़म आता है, जिसकी वजह से उनको सांस की तंगी महसूस करते हैं। तो ऐसे लोगों के मतलब ये कहा जाता है कि अगर उनको ये प्रॉब्लम होती है तो वो एक टेम्परेचर में रहें जो भी उनके लिए कंफर्टेबल है, और उसमें मैक्सिमम टाइम गुजारें दिन का। 24 घंटे में से 12, 14, 20 घंटे, चाहे वो ठंडा टेम्परेचर है या चाहे वो गर्म है, बिल्कुल ठीक है, जिसमें वो कंफर्ट फील करते हैं उसी के अंदर रहें। बिल्कुल ठीक है। तो ये खवातीन में ज़्यादातर जो है वो चीज़ देखने में क्यों आती है? मर्द हजरात तो क्योंकि बाहर भी मूव करते हैं, ज़ाहिर है वो गर्मी में फिरना, और अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि आप एसी से निकले और थोड़ी देर के लिए आपको गर्मी में जो है मूव करना पड़ा है, फिर आप एसी में चले गए हैं, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बिल्कुल ऐसी है। एक्चुअली बात यह है कि चूंकि ख़वातीन वैसे ही अल्लाह ने सिनफ़ नाजुक बनाया है और उनके अंदर सेंसिटिविटी निस्बतन ज़्यादा होती है। बाद बीमारियों में तो बड़ी टफ होती हैं, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो उनमें निस्बतन ज़्यादा आती हैं। जैसे आप भी माशाल्लाह साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं, और आप भी देखती होंगी कि कुछ चीज़ें डोमिनेट करती हैं फीमेल के अंदर। इसी तरह जो हाइपर एयरवे की रिएक्टिविटी है बाज़ ख़वातीन में ज़्यादा होती है बनिस्बत मर्दों की। मर्द हमारे माहौल में, हमारे पाकिस्तानी मुआशरे में निस्बतन रफ और टफ होते हैं। उनको गर्मी भी ज़्यादा बर्दाश्त कर लेते हैं, वो सर्दी भी ज़्यादा बर्दाश्त कर लेते हैं बिकॉज ऑफ देयर बॉडी स्ट्रक्चर। फीमेल ऐसा नहीं होती, लिहाजा उनकी जो नज़ाकत कह लें या उनके जो हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा कह लें, उसकी वजह से उनको जिन लोगों में ख़वातीन में प्रॉब्लम होनी होती है उनमें ये ज़्यादा होती है। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, सारी की सारी माइंड की गेम नहीं है? जैसे आप अपने माइंड को सेट कर लें, आप वैसे ही मजबूत हो जाते हैं। जो जितना मजबूत होना चाहे वो उतना मजबूत हो सकता है। आप इससे एग्री करते हैं? मैं बहुत हद तक इससे एग्री करता हूँ, लेकिन
ये सब कुछ माइंड के हाथ में नहीं होता। अब ये मैं फिर ये जैसे कह रहा हूँ कि अल्लाह ने जो स्ट्रक्चर है वो फीमेल का डिफरेंट बनाया, बाद चीज़ों के अंदर टॉलरेबिलिटी उनकी ज़्यादा है, हाँ। लेकिन बाज के लिए उनकी जिस्म बना नहीं है, और जिनके लिए उनका जिस्म बना नहीं है, अगर वो तो विद अ कॉन्टिन्यूस माइंड एक्सरसाइज जो कि आपकी फील्ड और आपकी स्पेशलिटी है, हो सकता है वो डेवलप कर लें वो वाली चीज़ें, लेकिन जब तक वो इस एक्सरसाइज से नहीं गुजरती तब तक उनकी एयरवे रिएक्टिविटी या कह लें हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा होती है, बिल्कुल उनको इसलिए प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और आपने वो सिन्फ़ नाजुक वाली बात कर दी, तो वो तो जाहिर है कि पहली जो है वो चीज़ आ जाती है, क्योंकि वो ख़वातीन अपने आप को वैसे भी बहुत ज़्यादा जो है वो समझती हैं कि हम अगर ज़रा सा गर्मी या सर्दी जो है वो बर्दाश्त कर लेंगे तो हमने बहुत बड़ा कमाल कर दिया ना। लेकिन ये कि सारी माइंड की गेम है, माइंड चेंज गेम चेंज। और आप यकीन करें कि इसमें आपके बॉडी स्ट्रक्चर तो इम्पॉर्टेंट है ही है डॉक्टर साहब, लेकिन आपकी जो है वो ख़ास तौर पर जिस पे आपका पूरा स्ट्रक्चर चल रहा है कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर जो आपकी हड्डियाँ हैं वो कितनी मजबूत हैं, और आपके अंदर का निज़ाम जो आपका निज़ाम तनफ़ुस है या खाने का जो निज़ाम है आपका वो कितना जो है प्रॉपर्ली काम कर रहा है, ये हर चीज़ जो है वो इसमें ऐड हो जाती है। अच्छा ये बताइएगा कि इस गर्मी से बचने के लिए बेहतरीन तरीक़ेकार क्या है कि जिसमें आपका सांस ना रुके, आप कंफर्टेबल रहें, और ये जो बार बार AC में आना और बाहर निकलना ये कितना डेंजरस हो सकता है? देखिए नहीं, एक्सट्रीम ऑफ वेदर दोनों ही खतरनाक है। बहुत ज़्यादा सर्दी भी खतरनाक है, आपका एक टेम्परेचर जैसे 0, 1, 2, 3 पे है। हमारा जो पाकिस्तान है या ख़ास तौर पे पंजाब है वो उस टेम्परेचर के नहीं बना, और जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हैं 40+, 41, 42 या इससे भी ज़्यादा बाज़ वक़्त गर्मी पड़ती है, वो भी ख़तरनाक है। तो जो एक एतदाल का टेम्परेचर है, मतलब जो कंफर्टेबल टेम्परेचर है वो 26, 27, 28 से लेकर 32, 33 तक है। सही। अगर आप 32, 33 पे भी कंफर्ट में है, लेकिन फिर कॉन्टीन्यूसली वही टेम्परेचर रहे, मतलब 12 घंटे बाद चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आधा घंटा उसमें और आधा घंटा 22-23 में, आधा घंटा 32-33 में और आधा घंटा, ये ठीक नहीं है। तो आप हो सकता है कि आप कंफर्ट में अगर हैं 26-27 वाले टेम्परेचर पे, तो फिर आप मैक्सिमम टाइम इसमें गुजारें, और अगर आपको कंफर्ट 32-33 पे भी लग रही है तो आप मैक्सिमम टाइम इसमें गुजारें। अगर आपके अंदर हाइपर एयरवे रिएक्टिविटी या आप एलर्जी के पेशेंट हैं और आपके सांस टेम्परेचर चेंज होने से तंग हो जाता है, सबके लिए नहीं मैं कह रहा, ठीक है ना, जिनको जो पेशेंट है तो उनको फिर चाहिए को मैक्सिमम टाइम एक ही टेम्परेचर में, कंफर्टेबल वाले टेम्परेचर में गुजारें। बिल्कुल ठीक है, जहाँ पर आप जो है वो इजी रह सकें। बिल्कुल ऐसे। अच्छा ये है कि मास्क का इस्तेमाल तो आजकल लोगों ने, आपने सबसे पहले मास्क की बात की है, जाहिर है कि यहाँ तो सोशल डिस्टेंसिंग है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बाज़ारों में, मार्केट से आप जहाँ पे भी जाएं वहाँ पे मास्क का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल अब ज़रूरी नहीं समझा जा रहा है। ऐसे जैसे अच्छा लॉकडाउन खुलता है तो ऐसे लगता है कि जैसे कोरोना ख़त्म हो गया है, कोविड कहीं है ही नहीं, और जब लॉकडाउन लगा दिया जाता है तो कोविड फ़ौरन से वापस आ जाता है। ये जो एक फिर वही बात आ गई कि माइंड की गेम है, आपने अपने माइंड को जिस तरफ जो है वो सेट कर लिया, लोगों ने ये सेटिंग कर लिया माइंड की कि लॉकडाउन लगेगा तो कोविड है और लॉकडाउन नहीं लगेगा तो कोविड नहीं है। ये क्या मसला है, इसमें हम लोगों को कैसे समझा सकते हैं? इसमें देखें, इसमें हमारा और आपका, मीडिया का और डॉक्टर्स का सबसे अहम रोल है। बिल्कुल ऐसे है। कोविड एक ऐसी बीमारी है जिसका हमें बहुत कुछ नहीं पता, लेकिन बहुत सारा पता चल गया है कि ये गैदरिंग में, मिक्सिंग में, लोगों की कुर्बत में, करीब आने से फैलता है। ऐसा ही जब जब भी आप ऐसे करेंगे ये बीमारी बढ़ेगी। अब जैसे अब बात हो रही है कि 4th वेव जो है वो एंड ऑफ द जुलाई में या 3rd वीक ऑफ जुलाई में आने की उम्मीद, इम्कान है, क्योंकि जो है एकदम लॉकडाउन खुला और लोगों ने समझ लिया कि कोविड खत्म हो गया। ऐसा ही है, ये मैं भी देख रही हूँ, मैं भी इसी चीज़ से जो है वो भी सोच रही थी, और ये सारी बातें जो हो रही थी कि खुदा ना खास्ता क्या जो चीज़ नज़र आ रही है आपकी आंखों के सामने, आपको पता है कि क्या चीज़ें जो है वो आगे आने वाले टाइम में है। आपने ये चौथी लहर की जो बात कर दी है, ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रही है, क्योंकि अभी बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, बिल्कुल लोग जो है वो ऐसे ओपन हो गए हैं कि बस मामला जैसे ख़त्म ही हो गए, कोई कोविड है ही नहीं। ये कितने ज़्यादा आगे जाके मामला ख़राब हो गए। कोविड-19 जो वायरस है उसका जो कसूर या मसला था वो फर्स्ट टाइम पे था कि वो आ गया दुनिया में, उसके बाद ये वेव 2nd बनी, फिर वेव 3rd बनी, फिर वेव 4th बनी। ये हमारे इंसानों के, पाकिस्तानियों के हाथ में है। अगर तो हम ये एहतियात उसी वक्त से करते, मार्च 2020 से लेके अब तक वही वाला सोशल डिस्टेंस और मास्क वाला फासला रखते हैं, तो यकीन जाने जैसे फर्स्ट वेव दबी थी ना तो वही दबी रहती। अच्छा यहाँ लोगों ने ये भी कॉन्सेप्ट दे दिया डॉक्टर साहब कि अब वैक्सीनेशन हो गई है, बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन करवा ली है, तो ये अब जो है वो सारे महफूज हो गए हैं। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो वैक्सीन के बारे में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें सोशल मीडिया पर जो है वो गर्दिश कर रही हैं कि कोई चिप है, किसी ने जो है वो अपने बाजू पर जो है वो बल्ब जला के दिखा दिया है, तो किसी ने जो है वो मकनातीस लगा के दिखा दिया है कि मैंने यहाँ पर जो है वैक्सीन लगवाई थी और अब ये जो है वो मेरे जिस्म में एक चिप दाखिल हो गई है और वो जो है मुझे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स वेव्स निकल रही हैं, वायर्स। ये क्या है? देखें अच्छी बातें जो है ना, जो अच्छी बातें हैं वो मीडिया पे बहुत कम फैलती हैं।
अब लाखों में अगर कोई एक ऐसा वाकया किसी ने कोई शो कर दिया, फ़र्ज़ करें लाखों में, हज़ारों, करोड़ों में एक मरीज़ की डेथ होगी किसी और वजह से, और उसने 2 दिन पहले वैक्सीन लगाई थी, तो वो वीडियो ऐसे वायरल होती है कि जैसे लगता है कि वैक्सीन ही खत्म कर रही है। डॉक्टर साहब ये बल्ब जला देना यहाँ पे बाजू पे रखिए, बिल्कुल ऐसे क्या है? मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैंने जब सबसे पहले लाहौर में वैक्सीन आई वाज वन ऑफ दोज डॉक्टर्स जिन्होंने सबसे पहले वैक्सीन लगाई और इसके दोनों कोर्स करवाए। ठीक है, और मैंने उस वक्त अपने ऊपर बल्ब भी लगाया और मैंने ये मैग्नेट भी लगाया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मैग्नेट नहीं चिपका? बिल्कुल भी नहीं चिपका। अब अगर मैं यही कहता हूँ कि मैं वही ना चिपकने वाली वीडियो अपनी वायरल करता तो शायद मुझे 10 लाइकिंग और 10 व्यूज भी ना मिलते। अब जिसके चिपक गया है वो ऐसे पूरी दुनिया में फैली जैसे हो रहा है। ये सारी फेक बातें हैं, ये सारी गलत बातें हैं। फिर ऐसे कैसे हो गया? नहीं, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वीडियो में तो आप कुछ भी कुछ को दिखा दें, वीडियो ऑडिट, फोटो ऑडिट करके। फजूल बातें जो है वो जब ये गर्दिश करती हैं तो लोगों में जो है वो इंतशार फैलाने वाली बात होती है, इसको रोका क्यों नहीं जाता? और दूसरी बात ये कि आप बीइंग अ डॉक्टर, जाहिर है कि आप चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, आप एक पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, आपको पता है कि ये चीज़ ठीक है या नहीं ठीक है। ये जाहिर है कि इसका सारे का सारा दारोमदार जो है वो आपके चेस्ट से, चेस्ट इन्फेक्शन से ये काम जो है वो स्टार्ट होता है। कोविड जो है वो आपको अंदर से डैमेज करता है। तो ये बताइएगा कि अभी इस प्रोसेस में जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवा ली है, आपको उनका क्या रिस्पॉन्स मिला है? और आप खुद भी आप वैक्सीनेशन करवा चुके हैं, तो आप खुद कैसा महसूस कर रहे हैं? देखें, बासियत है डॉक्टर, मैंने सैकड़ों नहीं हज़ारों मरीज़ देखे हैं और सैकड़ों मैंने मरते देखे हैं। उसकी वजह सिर्फ यही थी बेसिकली कि उन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई थी। अब वैक्सीनेशन करवाने के बावजूद भी ये नहीं कि आप 100% इम्यून होगा और आपको वायरस टच भी नहीं करेगा। हाँ, ये भी नहीं है। ये क्लियर कर लें। हाँ। अगर आपने वैक्सीनेशन करवाई हुई है, हो सकता है आपके अंदर वायरस जाए, लेकिन वो सिम्टम इतनी माइल्ड करेगा कि आपको 2-4 दिनों में फ्लू होकर या गला खराब होकर वो निकल जाएगा। आपको हॉस्पिटल में दाखिल नहीं होना पड़ेगा। मैं ऐसे किसी मरीज को डायरेक्ट नहीं जानता कि जिसने वैक्सीनेशन करवाई और हॉस्पिटल में इस हद तक उसकी हालत खराब हो गई हो कि वो उसको मतलब वेंटिलेटर पे जाना पड़ा या उसकी डेथ हो गई। अभी तक ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं ऐसा मेरे इल्म में नहीं है, और ये अगर होगा भी तो दुनिया में एक आधे से ज्यादा नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन के अंदर जो है क्योर रेट बहुत ज्यादा अच्छा है और उनके अंदर फिर प्रॉब्लम नहीं आती। अभी तक वो पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं या हॉस्पिटल में आ रहे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई। लिहाजा हमारी इस्तदा और हमारी दरख्वास्त यही है कि आप जरूर वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी करवाएं जी। अब इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे काम किए हुए हैं, जगह जगह वैक्सीनेशन सेंटर हैं, फ्री वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक 3 या 4% से ज्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई। सही। और एक ये बात डॉक्टर नबीहा याद रख लें, जब तक आपकी पॉपुलेशन 60 to 70% से ज्यादा वैक्सीनेट नहीं होती मिनिमम, तब तक आप जो है ना ये सोशल डिस्टेंस और मास्क और हाथ धोने वाला सिलसिला खत्म नहीं कर सकते। अब ये नहीं है कि कोविड जब उन्होंने लॉकडाउन खत्म कर दिया तो कोविड खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म नहीं होगा। चौथी वेव इसी वजह से आ रही है। बल्कि मैं तो ये कहता होता हूँ कि 3rd वेव खत्म ही नहीं हुई थी। आपने एहतियात की तो नीचे चला गया, आपने एहतियात छोड़ी तो ऊपर आ गया। तो ये वही वेव है जो 2nd वेव थी या 3rd वेव थी या 4th वेव चल रही है। तो लिहाजा एहतियात अभी भी करें। हाँ, जब आपके 70% पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाए, गवर्नमेंट ऐलान कर दे, तो फिर इसका इम्कान है कि आम फ्लू की तरह हो जाएगा और फिर आपको एहतियात की शायद ज़रूरत ना पड़े। तो डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, रिसर्च क्या बताती है? लेटेस्ट रिसर्चेस जो है वो हो रही हैं, क्या कहती हैं कि आगे आने वाले टाइम में जो है वो हमें इससे किस तरह से जो है वो छुटकारा मिल सकता है? और सोशल डिस्टेंसिंग या हाथ धोना और ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं, इसमें अब ये कब तक हमारे साथ चलेगा? इस पर कोई अभी तक जो है वो कोई हतमी बात जो है वो सामने नहीं आई। देखें, आज से कोई 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया था, उसने लाखों लोगों की हलाकत कर दी। उससे पहले ब्लैक प्लेग आया था, उसने लाखों लोगों की हलाकत कर दी। और उसके बाद फिर जो उनका हल निकला वो ये वैक्सीनेशन ही थी कि उन बीमारियों को होने से पहले ही रोका जाए और वैक्सीनेशन करवाई जाए। आज उनका नामो निशान ना होने के बराबर भी नहीं है। तो ये भी एक वबा है जो दुनिया में आई है, जिस तरह बाकी वबाएं आती हैं। आपको पता है कि जो सिंपल फ्लू है, जिसको हम नज़ला जुकाम कहते हैं, इसकी वजह से दुनिया में लाखों लोगों की डेथ हो जाती है। ठीक है ना जी। और उसका फिर ये है कि उसकी चूंकि वैक्सीनेशन बनी हुई है, आपने जब हज पे जाना होता है तो आपको स्पेशल वैक्सीनेशन लगवाते हैं। आप गुर्दों के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, तो आपको कहते हैं फ्लू की, मैं मतलब चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। हर हमारे चेस्ट के मरीज को जो क्रॉनिक मरीज है, दायमी मरीज है, खा वो टीबी का दायमी मरीज हो, खा वो दमे का हो या COPD का मरीज हो, हम उसको सिंपल फ्लू की हर साल वैक्सीनेशन लगवाते हैं, जिसकी वजह से उनकी हॉस्पिटलाइजेशन रेट कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ कम हो जाती है। तो कोविड एक ऐसी बीमारी है, नई बीमारी है, इसमें तो हमें ज्यादा एहतियात करनी है। जब तक हम अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट नहीं करेंगे, तब तक ये बीमारी दुनिया से खत्म नहीं होगी। बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब, ये
अब वैक्सीनेशन का अमल जो है वो जारी और सारी है, अभी भी लोगों को वैक्सीनेशन लग रही है, लोग रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस जो है वो कम थी, लेकिन अभी तो अवेयरनेस काफ़ी हो चुकी है। लोग इसमें जो है वो अपने बुज़ुर्गों को भी लेकर आ रहे हैं, ख़ुद भी लगवा रहे हैं। तो ये बच्चों में भी कोविड जो है वो देखने में आया। तो बच्चों के साथ जो है बच्चों की भी वैक्सीनेशन अलग से होगी या इसी वैक्सीनेशन में, इसका ज़रा थोड़ा सा हमें बता दें। इसमें देखिए जी, हमारे पास जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है ना, उसके मुताबिक हमें चलना है कि हाँ, गवर्नमेंट ने जो एक हद मुकर्रर की हुई है अभी 12 साल से ऊपर, उनको लगवानी है। लेकिन जल्द ही दुनिया में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन भी आ जाएगी, या बहुत सारे मुल्कों में इससे भी कम उम्र में आ गई है। तो जूं आती जाती है तो हमें गवर्नमेंट की हदायत पे अमल करते हुए ये ज़रूर वैक्सीनेशन जिस भी एज के लिए वो कह रहे हो लगवानी चाहिए। अब देखें 30 ईयर या 30 ईयर से कम भी उन्होंने कहा थी आप वॉक इन वैक्सीनेशन लगवाएं, ठीक है ना। मैंने ये बात नोट किया कि जो नौजवान है ना वो फिर भी काफ़ी ज़्यादा एंथुसियास्टिक हैं, उनके अंदर जो जज्बा ज़्यादा है वो भाग के जाके वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, हालांकि उनके घर वाले उनको मना कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं नौजवानों से ये कहता हूँ कि आप अपने घर के वालों को, बुजुर्गों को कायल करें। बुजुर्ग जो हैं वो ज़्यादा रिस्क के ऊपर हैं, लेकिन उनके दिल में अजीब किस्म के खदशात हैं, अजीब किस्म के वहाँ में मौजूद हैं। अच्छा, बात है कि ये जो एक थ्योरी बनी कि जी फलां जगह से जो है वो ये बात आई है, एक स्पेशल जो है वो साइंटिस्ट ने ये बात कर दी है और उन्होंने कह दिया कि 2 साल बाद जो है वो ये जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है वो सारे मर जाएंगे। तो ऐसा कैसे हम स्पेसिफिक टाइम दे सकते हैं कि 2 साल बाद मर जाएंगे? ये तो ज़िंदगी मौत जब अल्लाह के हाथ में, हमारा ये ईमान है, मानना है। और फिर ज़ाहिर कोई किसी को मौत नहीं दे सकता, कोई किसी को ज़िंदगी नहीं दे सकता, कोशिश की जा सकती है। तो फिर ये 2 साल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया डॉक्टर साहब? बिल्कुल, ये लतीफ़े के तौर पे सुनने सुनाने के लिए, ज़ेब दास्तान के लिए तो बात बड़ी अच्छी लगती है, और ये सुन के कह के भी लगते हैं, और व्हाट्सएप पे इसके बहुत सारे लतीफ़े भी वायरल हुए हैं। वरना इसमें कतअन कोई हकीकत नहीं है, कतअन कोई हकीकत नहीं है कि 2 साल के बाद की वजह से आपकी डेथ हो जाएगी। दुआ ये करें जिसके बारे में अभी साइंटिस्ट भी इतने क्लियर नहीं है कि वैक्सीनेशन जो लगी है ये कितनी देर इफेक्टिव रहती है, कितनी देर इफेक्टिव ठीक है कि नहीं। 6 महीने, साल, 2 साल, लाइफ लॉन्ग अभी तक हमें पता नहीं है, लेकिन एक अंदाजा ये है कि 6 months to 1 year इफेक्टिव होगी। उसके बाद हो सकता है हमें एक तीसरी डोज भी लगवानी पड़े, जिसको बूस्टर डोज कहते हैं। अगर ऐसी नौबत आती है तो फिर आपको वो 3rd डोज भी ज़रूर लेनी है, और अगर फ़र्ज़ करें आती है तो मैं तो 3rd डोज लेने के लिए तैयार हूँ और मैं लगवाऊंगा। अब इसका ये देखें फ़ायदा ये है डॉक्टर साहब, ये वैक्सीनेशन करवाने के बाद आपको कोई जो है वो ऐसी फीलिंग हुई हो कि चक्कर आ रहे हैं, या आप में निकाहत फीलिंग हो रही है, या कुछ और मामलात हैं, कुछ ऐसा जो है वो सामने आया हो? इसके लिए मैं आपकी वही माइंड सेट वाली गेम पे बात जाऊँगा कि मेरे जहन में कतन ऐसी तब कोई बात नहीं थी, बल्कि मैंने तो सच्ची बात है वैक्सीनेशन लगवाने के बाद एनर्जेटिक फील किया अपने आप को। लेकिन जिन लोगों ने कोई एक दफ़ा वायरल वीडियो को देख ली, कोई व्हाट्सएप पे देख लिया कि यार उस लगाने के बाद बीमार हो गया, जब उसने लगवाई ना वो वाकई उसको फीलिंग एक आई। अच्छा, ये वही माइंडसेट वाली बात है कि चूंकि उनको पता था और वो माइंड उनका बना हुआ था, उनको फीलिंग आई। लेकिन जब उनको तसल्ली दी, तसल्ली थेरेपी दी, रीश्योरेंस दी, जो मतलब बहुत बड़ा हथियार है आप लोगों का, साइकेट्रिस्ट का, लोगों का, तो ये ठीक है ना जी। जब रीश्योरेंस करे तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सही बात है, और कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ जो है वो आपने जैसा सोच लिया ना, और आप जिस डर और खौफ के साथ जो है वो जा रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वैसा ही हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि किसी के, जब अल्लाह ने ये कह दिया कुरान पाक में कि मेरे बारे में जैसा गुमान करोगे मैं तुम्हारे लिए वैसा ही हूँ, तो फिर आप जिस चीज़ के बारे में जैसा गुमान करते हैं वो वैसे ही आपको मिलती है। हर चीज़ के बारे में पॉजिटिविटी ज़रूरी होती है। आप पॉजिटिविटी से चलेंगे, वो चीज़ें नेगेटिव भी होंगी तो पॉजिटिव रेजल्ट जो है वो आपके साथ जो है इफेक्ट हो जाएंगी। ये सिर्फ मानने की बात है, एक्सेप्ट करने की बात है कि मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ें हैं। हम यहाँ अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते तो चीज़ों को क्या एक्सेप्ट करेंगे? मसला ये है जिसकी वजह से जो है मामलात ख़राब होते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि सांस के जो इश्यूज शुरू होते हैं, ये क्या होता है कि ये सांस की नाली जो है वो सिकुड़ रही होती है अंदर से, या कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, कोई खाने की वजह से मसला होता है, क्या होता है ये कि सांस रुकता है इंसान का? देखें, सांस की बीमारियों से मुतल्लिक कुछ तो इन्फेक्शंस हैं और कुछ उनकी डिस्ट्रक्शंस हैं। अच्छा, डिस्ट्रक्शन जो है जिसको हम COPD या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी एयरवे डिजीज़ बोलते हैं जी, ये सबसे बड़ी इसकी जो दुश्मन है वो सिगरेट है। अच्छा। तंबाकू नोशी है, खा वो हुक्के की शक्ल में हो, या चूँकि लोग सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, सिगरेट की शक्ल में हो, बीड़ी की शक्ल में हो, पान गुटके तंबाकू वाला हो, अच्छा। ये इनके सबसे बड़े दुश्मन है। ओके। और ये जाके सांस की नालियों को परमानेंटली डैमेज करते हैं। उनकी जो सलाहियत है कि ऑक्सीजन को जज़ब करना, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, वो ख़त्म हो जाती है। तो बावजूद इसके कि हवा में ऑक्सीजन मौजूद है, या आप इवन ऑक्सीजन लगा भी लें, आपके अंदर वो फेफड़ों में सलाहियत ही खत्म हो जाती है कि ऑक्सीजन को आगे कैरी कर सकें और वो ट्रांसपोर्ट कर सकें, तो जिसकी वजह से उनको सांस की तंगी महसूस होती है।
होती है। लिहाजा ये एक ऐसी बीमारी है जो मरीज खुद खरीदता है। सिगरेट ऐसी दुश्मन है, सिगरेट एक ऐसा जहर है जो पेशेंट पैसे दे के खुद खरीदता है। शुरू में वक्ती तौर पे तो उसको लज्जत महसूस होती है, बाद में उस पर डिपेंडेंस हो जाती है, और जब 10, 12, 14 साल के बाद जो है वो उसको COPD का मरीज हो जाता है, और फिर वो ऐसा यकीन यानी पैथेटिक किस्म की सूरत हाल होती है। हमें भी रहम आता है, तरस आता है कि हम उस वक्त उसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा कर नहीं सकते। तो इसलिए खुदारा एज ए डॉक्टर, एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट, चूँकि हम मरीज़ देखते हैं कि ना सिर्फ ये कि सांस की नालियाँ ख़राब हो जाती हैं और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बल्कि जिनको फेफड़ों का कैंसर होता है, इतनी खतरनाक बीमारी है कि बंदे सुन के उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। उसकी भी एक बड़ी वजह जो तंबाकू नोशी और सिगरेट या हुक्का है या बीड़ी या पान और शीशा। यहाँ तो हर कोई जो है वो तंबाकू नोशी कर रहे हैं, यहाँ तो हर किसी को जो है वो हुक्का पीने का शौक है, और ये शीशा टाइप चीज़ें जो है वो चल रही हैं जिसमें मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं और लोग उसको जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या है? देखें किस हद तक खतरनाक है? बात यही है कि कोविड के सिलसिले में भी जब हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम के साथ किए, और या फिर अब तंबाकू नोशी के बारे में भी, मैं यही कहूँगा कि ये उसी को पता चलता है जिसके घर पे पड़ती है या सर पे पड़ती है। ठीक है ना, जिस घर में ये पेशेंट होता है या जिसको जो खुद पेशेंट बन जाता है, पता उन्हीं को चलता है। आम लोग उसको सोच भी नहीं सकते। अब बहसीत डॉक्टर हम मरीज़ ही ऐसे देखते हैं कि पहले हम जो तंबाकू के नोशी के जो मरीज़ थे उनके जो प्रॉब्लम थे उनसे नहीं निकले थे, ऊपर से कोविड आ गया, और जब फिर ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, कोविड उन मरीजों में जो ऑलरेडी फेफड़ों के मरीज हैं तंबाकू नोशी की वजह से, उनमें तो लाजमी बहुत हद तक चांस है कि वो सीरियस होके या तो बिल्कुल फेफड़े उनके खत्म हो जाएंगे या फिर उनकी डेथ हो जाएगी। डॉक्टर साहब, ये हमने देखा है कि जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं वो तो लाइफ टाइम सिगरेट पी रहे होते हैं, वो अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं, दिखा ऐसे रहे होते हैं, बता ऐसे रहे होते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको जो है वो और बड़े मसाइल जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ पर अक्सर लोगों को जो है वो उसके साथ साथ जो है वो खा रहे होंगे, गोश्त खा रहे होंगे, साथ साथ सिगरेट पी रहे होंगे। ये मैंने कॉन्सेप्ट बहुत देखा है पाकिस्तानियों में। इसकी वजह से सांस के बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, दिल के मामलात आ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, आपका जो है वो HP डाउन हो जाता है। ये क्या है? देखें, मैं समझता हूँ कि तंबाकू नोशी या जो जुर्म करना कोई भी, वो एक बराबर चीज़ है। अब एक चोर है, डाकू है, उसको कभी नहीं पकड़ा गया, और अब ये कहो देखो जी मैं तो कभी नहीं पकड़ा जाता, तो ये दलील नहीं है कि हाँ तुम जारी रखो। हाँ। जब वो शामत आती है, पकड़ा जाता है, कानून के कटहरे में आता, लगता तब फिर पछतावा होता है कि काश मैंने ऐसे ना किया होता। अब बात यह है कि आप ये उनसे पूछ के देखें जिनको सिगरेट की वजह से दिल के दौरे पड़े हैं, सिगरेट नोशी की वजह से जिनको फालज हुए हैं, सिगरेट नोशी की वजह से जिनको हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और बाद में गुर्दे खराब हो गए हैं, या खास तौर पर जिनको COPD या लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर हुआ है, उनसे जाके पूछें। और ये तादाद थोड़ी नहीं है, तादाद बहुत ज्यादा है। अब फिर भी लोग नहीं समझते। एहतियात यही है कि इबरत तब नहीं लेने का फायदा कि जब आपको प्रॉब्लम होगी। इबरत तब बंदे लेनी चाहिए जब एक को देख लिया तो ठीक है यार मैं भी रुक जाऊं। तो काइंडली उससे पहले कि ये मुसीबत आपके सर पे आए, आप अपने आप को इससे रोक लें और तंबाकू नोशी से परहेज और एहतियात करें। बिल्कुल सही बात है। ये तंबाकू नोशी जो है वो लिखा हुआ तो होता है कि ये, और सिगरेट की डब्बी के ऊपर भी लिखा हुआ होता है कि ये जो है वो सेहत के लिए मुज़र है, लेकिन उसको बड़े आराम से सुकून से जो है वो बेचा भी जा रहा है, पिया भी जा रहा है। और लोग, मैंने यहाँ तक देखा है, एडिक्शन किसी भी चीज़ की हो और वो आप नहीं देखते कि आप किसी कंपनी में बैठे हुए हैं, कुछ आपके साथ लोग बैठे हुए हैं, आप खुद तो जो है वो उस धुएँ को जो है वो अपने अंदर ले ही रहे हैं, दूसरे लोगों को भी परेशान कर रहे हैं कि जो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों के सर में दर्द हो जाता है इस धुएँ की वजह से। मेरी तरह के लोग जो मेरे साथ पास कोई सिगरेट पी रहा हो बैठा हुआ, तो मुझे ऐसे फील होता है कि जैसे मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरे सर में बहुत शदीद दर्द शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है वो, ये बहुत सारे लोगों के साथ ये मामलात होते होंगे, तो ये दूसरों के लिए भी कितना ख़तरनाक है और नुकसानदेह है। इसका हल क्या है? हल तो इसका फिर यही है कि ना जी ये तंबाकू नोशी से परहेज़ किया जाए। अब जैसे मैं हूँ, मेरे घर में कोई या दोस्त है, मेरे बहुत सारे सिगरेट नहीं पीते, तो हम भी तो ज़िंदगी जी रहे हैं ना जी। ये असल में एक लत की बात है, एक नशे की बात है, एक एडिक्शन की बात है कि जब लग गई तो फिर आपको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। और फिर अगर फ़र्ज़ करें आपको लग भी गई है, 5, 10, 15 साल भी हो गए हैं, तो इस सिलसिले में आप भी इसका पार्ट है उस टीम का कि जो साइकेट्रिक क्लिनिक होते हैं वो हो गए, प्लस पल्मोनोलॉजिस्ट हो गए, वो मिल के इनके लिए ऐसी स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि जिसकी वजह से शुरू के 1, 2, 3 महीनों में तो प्रॉब्लम आती है शुरू में, लेकिन उसके बाद फिर यह है कि वो आहिस्ता आहिस्ता छूटती चली जाती है। इसके लिए सिर्फ आपको जो चाहिए वो विल चाहिए, इरादा चाहिए कि मैंने छोड़नी है। आप खुद से जो है वो इसके लिए जो है वो आगे बढ़ें कि मैंने इसको छोड़ना है, और जहाँ पे प्रॉब्लम आए फिर वो आपसे मशवरा करें, हमसे मशवरा करें, तो फिर इंशाल्लाह छूट ही जाती है। अच्छा, कुछ इस हवाले से जो है वो हमने तो बहुत सारी चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करवाई, इसमें च्युइंगम्स भी हैं, उसमें जो है वो कुछ चॉकलेट टाइप भी जो है वो चीज़ें हैं इसमें, जो अगर उनका बिल्कुल इफेक्ट ऐसा ही आता है कि जैसे
आपका सिगरेट का इफेक्ट आता है। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की इंट्रोड्यूस हुई मार्केट में और उनसे भी काफ़ी लोगों ने जो है सिगरेट पीना छोड़ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जो है वो हम इस नशे को, इस चीज़ को रोक नहीं पाए हैं, बढ़ता चला जा रहा है। इससे सीने पर कितना बुरा असर पड़ता है, फेफड़े जैसे आपने बताया डैमेज हो जाते हैं। बिल्कुल आजकल जो ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है 50+ लोगों में, वो चेस्ट इन्फेक्शन की आ रही है। तो ये चेस्ट इन्फेक्शन स्टार्ट कैसे होता है और ये बड़ों में क्यों होता है? देखिए, चेस्ट इन्फेक्शन में 2 बड़ी बीमारियां हैं। वैसे तो जो कोविड है, कोरोना की हमने बात की, है भी चेस्ट इन्फेक्शन ही है, वायरल इन्फेक्शन है। लेकिन 2 बड़ी बीमारियां, एक है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक जिसको कहते हैं, और दूसरा है निमोनिया। ये दोनों उन मरीजों में होते हैं जिनके फेफड़े सिगरेट की वजह से ज़्यादा ख़राब हों, ऑलरेडी वीक हों, ऑलरेडी डैमेज्ड हों। तो जब आपके अंदर 2-4 बैक्टीरिया ही जाएंगे ना जी, तो हेल्दी बंदे को वो खुद बॉडी कवर कर लेती है। लेकिन इनमें अगर 2-4 बैक्टीरिया भी चलेगा तो बड़ा इम्कान है कि बड़ी बीमारी बम की शक्ल में सामने आएंगे। दूसरी एक वजह ये होती है कि अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, इम्यूनिटी किन की कम होती है? जिनको शुगर और शुगर कंट्रोल नहीं है, या जिनकी उम्र ज़्यादा है, जैसे आपने बात की 50-60 साल के ऊपर। सही बात कि जो ही आपकी, जैसे बंदा भी 60 साल पे रिटायर भी गवर्नमेंट इसलिए करती है कि उनके अंदर वो अज़ा कवा नहीं रहते, उनको वो वाली ताकत नहीं रहती। इसी तरह हमारी बॉडी का एक मुदाफ़ियाती सिस्टम है, एक इम्यून सिस्टम है, वो जो है जब कमज़ोर होना शुरू हो जाता है 60 के बाद, तो आपके ऊपर बीमारियाँ ज़्यादा हमला करती हैं। तो लिहाजा एहतियात की ज़रूरत है कि अगर आप ओल्ड एज हैं, अनड्यू घर से बाहर ना निकलें, बीमार लोगों में ना बैठें, और अगर कभी ऐसे मरीज़ की तीमारदारी करनी पड़ेगा तो फासले और एहतियात से करें। अस्पतालों के खाम खा के चक्कर ना लगाएं गैर ज़रूरी, जहाँ पे बीमार और आपका जो हॉस्पिटल है जो है गुलाब देवी हॉस्पिटल जो है मतलब लाहौर का जो है बड़ा टीबी का हॉस्पिटल है, वहाँ पर तो आए दिन इस तरह के मरीज़ आते हैं कि जहाँ पर वो मेजॉरिटी उनको जो है वो खांसी नहीं रुकती है उनकी, बहुत ज़्यादा खांसने की वजह से जो है वो मामलत ख़राब होते हैं। तो आप जो उनके साथ लोग आते हैं उनको उनसे सोशल डिस्टेंसिंग पे या एहतियाती तदाबीर क्या बताते हैं? बिल्कुल, उसमें हमने यही बताया कि कोविड ने बहुत अवेयरनेस पैदा कर दी। इससे पहले ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। अवेयरनेस यही है कि कोई भी मुतअद्दिद बीमारियां ना जो सांस से एक दूसरे को लगती है, उनमें टीबी सबसे ज़्यादा अहम है। टीबी से ज़्यादा लोग मरते हैं कोविड की निस्बत। टेक माय वर्ड व्हाट आई एम सेइंग। और टीबी जो है ये कम खाने की वजह से होती है, कम्युनिटी सिस्टम जो है वो डाउन हो जाए, कम खाने से, जो सही खुराक ना हो जिनकी, कम खाने से अगर आपकी बैलेंस डाइट नहीं है ओवर द ईयर्स, तो आपके अंदर इम्यूनिटी कम हो सकती है। और जब इम्यूनिटी कम है तो फिर टीबी के चांस है, वरना कम खाने से नहीं होती। अब बात यही है कि देखें, लेकिन अब डाइट ही ठीक नहीं होगी, अंदर का निजाम अगर आपके घर में टीबी का मरीज है या टीबी के मरीज के अस्पतालों में तीमारदारी और इयादत करने गए हुए हैं, तो वही उनसे 3 फुट का फासला रखना और मास्क लगाना। अब डॉक्टर जब हमें, नर्सें हमारी हैं, वर्कर्स हैं, जब हम राउंड करते हैं तो हम भी यही एहतियात करते हैं। मतलब मास्क तो अब लोगों को अब पता चला है कि लगाना और फासला रखना है। पहले तो नहीं होता था जी। टीबी के जब जो हम डॉक्टर हैं जो देख रहे हैं मरीजों को, हम तो जब से हमने अपनी प्रैक्टिस पिछले 25 साल से शुरू की है, तो हमें यही हमारे सीनियर ने बताया, हम अपने जूनियर को बताते हैं कि मास्क लगा के आप पेशेंट को देखें जिनको सांस की बीमारियां हैं, खास तौर पर टीबी और कोविड। और उसके बाद एक फासले पे रह के आपने देखना है, बिल्कुल मरीज के ऊपर चढ़ के नहीं रहना। जहाँ पे हाथ लगाना जरूरी है, चेक करना जरूरी है, वो जरूर करें। लेकिन अनड्यू जो क्लोजनेस प्लस विदाउट मास्क, ये बहुत खतरनाक है। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत कम है जो इफेक्ट होता है जो इन एसओपीज पर अमल करते हैं। और ये एसओपीज जो है वो फॉलो करना डॉक्टर्स के लिए भी उतने ही जरूरी है, हम करते भी हैं और अपने जूनियर से करवाते भी हैं। बिल्कुल ठीक है, पार्ट है हमारी ट्रेनिंग। डॉक्टर साहब क्या मशवरा देना चाहते हैं लोगों को, क्या बताना चाहते हैं इस टाइम में जहां कोविड है, सांस की बीमारियां हैं, वायरल इन्फेक्शन है, उसमें अपनी केयर करने के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर जो है वो उसको रखें कि अपनी जो जिस्मानी सेहत है, जो आपके अंदर का निज़ाम है वो स्ट्रॉन्ग रहे? उसमें यही है सबसे पहले कि देखें, अगर तो आप ऑलरेडी किसी चीज़ के मरीज़ हैं, खुद जैसे शुगर के मरीज़ हैं, तो अपने शुगर का लेवल 100 और 160 के दरमियान रखें। शुगर को अनकंट्रोल ना होने दें। अनकंट्रोल्ड शुगर इम्यूनिटी कम करती है। तो लिहाजा नाश्ते से पहले कि आपकी शुगर 100 और दोपहर खाने, रात खाने के बाद की जो 2 घंटे बाद है वो 160 से ज़्यादा ना हो। अगर अनकंट्रोल्ड है तो फिर आपकी इम्यूनिटी कम है। नंबर 2, जो हमारी ओल्ड एज लोग हैं वो अस्पतालों का खामखा का विजिट ना करें। नंबर 3 कि अगर आप खुद ऐसे हॉस्पिटलों में जाते हैं तो मास्क के साथ जाएं और फासले के साथ मरीज के पास बैठें, और जितना ज़रूरी है पास तीमारदारी करना, बैठना, उतना बैठें। अनड्यू टाइम गुजारेंगे तो फिर आपको ये प्रॉब्लम लग सकती है। बिल्कुल सही है। मतलब ये वो एहतियाती तदबीर हैं जिसको आप ज़रूर फॉलो करें, अपने साथ रखें, ये कहीं लिख के जो अपने साथ रख लें कि आपने क्या करना है, क्योंकि इस वक्त में जो है वो ख़वातीन भी, बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी, सब ही कोविड की जद में है। कोई इससे जो है वो नहीं है कि इस एज को नहीं होगा और इस एज को हो जाएगा। इसमें सिर्फ
सोशल डिस्टेंसिंग है और साथ साथ आपकी एहतियात है कि जो आपने करनी है लाजमी तौर पे। खाने पीने में जिनको चेस्ट इन्फेक्शन हो जाए डॉक्टर साहब, वो खाने पीने में क्या एहतियात करें, क्या चीज़ें लें क्या ना लें? अक्सर इसमें स्पूटम जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए फिर? देखें, उसमें यह है कि आपकी हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए। हाई प्रोटीन डाइट में जो प्रोटीन डाइट्स हैं वो आपकी दालें हैं, अंडा है, अंडे की सफेदी खास तौर पे, दूध है और गोश्त है। अच्छा। अपनी इस्तात और जेब के मुताबिक, ठीक है। आजकल तो ऐसे महंगाई है, सब कुछ बहुत महंगा है, लेकिन इनमें से जो चीज़ भी ठीक है ना अवेलेबल है आप ये लें। अपनी शुगर, जो कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स जिसके अंदर जो आपकी चीनी है, गुड़ है, शक्कर है और ये बेकरी की चीज़ें हैं, बंद, रस, डबल रोटी वगैरह, अच्छा, ये ना लें। शुगर अपनी बढ़ने ना दें, खाली पेट ना रहें। इसके अलावा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आप अपनी नींद पूरी करें। हाँ, आप अगर अपनी नींद 6 से 8 घंटे पूरी करते हो, और रात की नींद सिर्फ ये नहीं कि 2 घंटे सो लिया फिर उठ गया, फिर सो लिया फिर उठ गया, रात की जो 6 से 8 घंटे की नींद है, हाँ, वो आपकी इम्यूनिटी को एकदम ऐसे उठाती है ऊपर, ऐसे, ठीक है कि नहीं। हाँ। और उसके बाद फिर कुछ वक्त जो है वो लेयर टाइम जिसको कहते हैं, हाँ, आजकल तो गर्मियां हैं तो सुबह के टाइम या असर के बाद के टाइम थोड़ा टाइम धूप में गुजारें। आपके ये बहुत अच्छे दोस्त हैं, रोजाना की सैर, धूप और नींद, ठीक है, और टाइम पे खाना। हाँ। मतलब मॉर्निंग टाइम जो है वो आप पेट भर के खा लें, दोपहर को कम खाएं, रात को कम खाएं। ये भी हमारा और नबिया आपका बड़ा फेवरेट टॉपिक है। हाँ। जो अक्सर आप कहती होती हैं कि बासी खाना नहीं खाना और फ्रिज से निकले हुए खाना नहीं खाना। तो जैसे हमने पहले भी एक दफा बात की थी कि जो फ्रिज और फ्रीजर है जो हमारे ताल्लुकात के दुश्मन है। बिल्कुल ऐसे ही पहले जब घर में हमारे मैदे के दुश्मन है, मैदे के भी दुश्मन है और सोशल एनिमीज भी है कि पहले जब घर में कोई चीज पकती तो हम साहब भिजवा देते थे कि रख ली तो जाया, अभी हम फ्रीज कर लेते हैं, ठीक है ना जी। तो ये इसने हमारी जो सोशल ताल्लुकात हैं उनको खत्म कर दिया और मैदे के भी दुश्मन है। आप जब आप फ्रीज चीजें खाएंगे गर्म करके, वो वाली ना लज्जत रहती है ना जायका रहता है ना वो वाली। अब पहले वो उसमें बर्फ जम गई, उसमें वो इंग्रेडिएंट्स शामिल हो गए, फिर आपने उसको ओवन में रखा, फिर उसमें जो है वो बाप और इंग्रेडिएंट्स शामिल हो गए, हम ना जाने उसमें क्या क्या आ गया। और उसके बाद आपने उसको बड़े मज़े से जो ओवन में गर्म करके हम इसको खा रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जब आप उसे ओवन में गर्म करके खा रहे हैं तो फिर उसके बाद उसका जो मामला अंदर आपके स्टमक के साथ होंगे वो कहाँ जाकर जो है बात ख़त्म होगी। बिल्कुल सही है। तो सर एक और डॉक्टर साहब बात बताइएगा कि यहाँ पर आगे अपकमिंग जो है वो आपको पता है बड़ी ईद आ रही है, गोश्त के मामलात हैं। अब गोश्त को ज़ाहिरी बात है कि फ्रीज़ करना पड़ता है और वो गोश्त जो है वो खाना पड़ता है, तो ये कैसे एतदाल से खाएं? इसमें कौन कौन सी जो है वो बीमारियाँ आ सकती हैं, कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है और किस तरीके से इसको जो है वो यूज़ करना चाहिए? देखें, पिछले 2-3 सालों में कॉन्गो फीवर या कॉन्गो की जो बीमारी थी वो जानवरों में बड़ी पाई जाती है। जी बिल्कुल। एहतियात आप हर साल में करें, जब भी जानवर लें अच्छे तरीके से देख के कि उसको कुछ चिचड़ होते हैं, चिचड़ी वो ना लगी हुई हो। अच्छा। वो उससे फैलता है, वो अमूमन उसके कानों के पीछे जो टांगे होती हैं उनके अंदर करके वो लगी होती है, वो एहतियात कर लें। नंबर 1 सेहतमंद जानवर खरीदें। उसके बाद खरीदने के बाद उसका जो पकाई है ना, एक अच्छा टाइम कि उनकी जो उनको पकाना प्रॉपरली है, अच्छे तरीके से पहले धोएं और अच्छे तरीके से उसको पकाएं। धोना, ये डॉक्टर साहब आप ये पहली बात जो आपने की ना, धोना, लोग धोने में बड़ी कंजूसी कर जाते हैं और वो गोश्त के ऊपर ही जो है वो ब्लड लगा रह जाता है या उसका जो वाइट रेशा होता है वो उसके साथ ही चिपका होता है और उसी को वैसे ही जो है वो ऐसे ऐसे धो के, और इवन के जो मार्केट्स में भी गोश्त अवेलेबल है जो बड़े बड़े होटल्स में पकाया जाता है उसको भी इसी तरीके से जो है वो धोया जाता है। ये धोने का मामला जो है बड़ा ख़राब है। आप क्या कहते हैं, इसको धोने के बाद बॉयल कर लिया जाए तो ज़्यादा बेटर नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही है। अब धोने के बाद बॉयल करने का तो ये है कि जो भी एक पकाने का अमल आप क्या बनाना चाह रहे हैं तो उसको फ़ौरन नहीं पकाना, ठीक है ना, उसको कोई घंटा 2 घंटे जो रख छोड़ें। सही। क्योंकि फ़ौरन पकाने से भी वो वाली ना लज्जत और ग़ज़ाइयत रहती है और वो उससे बेहतर नहीं होता। तो एक टाइम होता है कि 1 घंटे के लिए रख छोड़ें उसको, उसके बाद आप उसको पकाएं और जो वो पकाने का जो है वो उसको ख़त्म करें। जो अब जैसे मैंने फ्रीज़ वाली आपने बात की कि हम तो वैसे सच्ची बात है फ्रीज़ के हक में नहीं है, सही बात तो मजबूरी हो किसी को बाद में देना तो थोड़ा बहुत रख लिया, लेकिन आप ये कहेंगे मैं महीने के लिए 2 महीने के लिए फ्रीज़ करके रख लूँ, करते हैं लोग ऐसे, तो उसके अंदर वो सारी कबाहतें पैदा हो जाएंगी जिसका आप पहले जिक्र कर रही थी। बिल्कुल ठीक। और वो बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है बल्कि आपको नुकसान देगा। वो तो ऐसे छोटे छोटे बैक्टीरियाज उसके अंदर आ जाएंगे कि वो जो शॉपिंग बैग जिसमें आपने उसको पैकेट में पैक करके रखा है उसमें भी जो वो पॉलिथीन बैग्स हैं और सारा कुछ है वो उसकी भी सारी बैक्टीरियाज उसके अंदर ऐड हो गए और खुद गोश्त भी जो इतने दिनों से जो है वो फ्रीज हुआ हुआ है उसके अंदर खुद भी क्या बैक्टीरिया पैदा हुआ है वो आपको नहीं पता। वैसे मैं तो हमेशा यही करती हूँ कि बॉईल करके बनाती हूँ, ऐसे तो गोश्त नहीं खाया जाता और खाना भी नहीं चाहिए, लेकिन अक्सर लोग जो है वो उसको मैंने देखा है कि गोश्त को बस भून लेते हैं और भूनते रहते हैं कि बस वो कहते हैं जी बॉईल करने से टेस्ट ख़राब हो जाता है इसका,
ये बड़ा एक जब वो मिथ्स चलती आ रही हैं कि वो टेस्ट ख़राब हो जाता है, हमें टेस्ट नहीं आता है, तो इस वजह से हम इसको बॉईल नहीं करना चाहते, उसका तो टेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। ये क्या चीज़ असल है? में बात यह है कि डिफरेंट जो आपकी डिशेज़ हैं उसकी रेसिपी डिफरेंट होती है। ये तो आप अपने प्रोग्राम में किसी जो भी उसको बुलाएं, शेफ़ को बुलाएंगी या जो बाहर ग़िज़ाइयत है वही बता सकते हैं, वही बता सकते हैं। आप जैसे फ़र्ज़ करें अगर बारबेक्यू बनाने हैं, बारबेक्यू बड़ी इंपॉर्टेंट डिश है और मैं प्रेफर करता हूँ कि आप करी की बजाय बारबेक्यू लें, क्योंकि जब डायरेक्ट उसके ऊपर जलते हैं ना जी, तो उसकी चर्बी जो सारी मेल्ट होकर गिर जाती है। और बगैर फैट के एज ए फिजिशियन मैं ज़रूर चाहूँगा कि बगैर फैट के लें। अब जो बारबेक्यू है वो तो मेरे ख्याल में नबिया भुने हुए गोश्त का नहीं बनता ना, वो तो फ्रेश बोटियों का ही बनता है। तो इसलिए हम ये 100% पाबंदी ना लगाएं कि किस किस्म की जो भी डिश बनानी है वो आप धोएं उसको अच्छे तरीके से, और उसके बाद फैट उसकी जो है ना वो कम से कम इस्तेमाल हो, कि आपके जिस्म में फैट ना जाए, क्योंकि हमारी जो गोश्त में सबसे बड़ी दुश्मन है ना वो उसकी फैट है। आप फैटलेस गोश्त इस्तेमाल करें तो वो इंशाल्लाह, और इतदाल से खाएं, बहुत ज्यादा हलक तक भर के नहीं खाना, तो वो आपको फायदा देगा। नमक कम से कम, मिर्च कम से कम और फैट कम से कम। अच्छा, मिर्च मसाला लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से जो है वो इन्फेक्शंस होते हैं, और फिर बाद में डॉक्टर साहब हमें ये हो गया, और अब आप बताएंगे हम क्या करें? इन्फेक्शन से ज्यादा जो मैदे का अल्सर है ना, गैस्ट्राइटिस है, अल्सर है, डिस्पेप्सिया है, कि वो खट्टे डकार आना, खुराक का मुंह में आना और खाते ही आपको ऐसा लगता है जैसे आग लग गई है। आप देखें अपने घर के किचन का, अगर मैं आपको सेहतमंद जिंदगी गुजारनी है, आप अपने घर के किचन में 3 चीजें कम कर दें। 3, नंबर 1 चीनी, नंबर 2 नमक, और नंबर 3 ऑयल या फैट। सही बात। अगर आप इनको, मैं ये नहीं कहता 0 पे ले जाएं, जितनी भी है आप आज से कट करके इसको हाफ करें, उन पर आहिस्ता आहिस्ता कम के 20-25% पे ले जाएं, और सारे लोगों को वही चीजें घर में बड़ों से लेकर छोटों तक खिलाएं। और घर में यही चीजें ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। बस यही बात है कि आप उससे ये कि चटखारा नहीं लगेगा, जुबान को जायका थोड़ा सा आपको कुछ दिनों के लिए अजीब लगेगा, क्योंकि मिर्च मसाला ही तो आपको करता है, लेकिन यही हमारे सबसे बड़े दुश्मन है, मैदे के भी और ओवरऑल सेहत के भी। बिल्कुल ऐसे ही है, मिर्च मसाले वाली चीज़ें ना जो है वो यूज़ करें। आप देखिए हेल्दी जो लाइफस्टाइल होता है ना, जिसमें आपको कोई वायरल इन्फेक्शन या कोई चीज़ नहीं होती, वो आपकी डाइट प्लानिंग होती है। जो आप डाइट प्लानिंग अच्छी करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, सुबह उठते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, रात को नींद पूरी हो रही होती है, अगर कोई लोग मेडिसिन भी ले रहे होते हैं तो वो उनकी टाइम टू टाइम जो है वो चल रही होती हैं। लेकिन कहाँ ख़राबी आती है? जहाँ पर आप डिट्रैक हो जाते हैं, जहाँ पर आपने सुबह टाइम पर नहीं उठना, लेट नाइट तक जागते रहना है, सुबह जो है वो देर से उठना है, फिर नाश्ता जो है वो आपने फजूल सा जो कुछ भी मिला वो कर लिया, और उसके बाद दोपहर के खाने, फिर रात के खाने, और फिर इस तरह से है वो आपका वज़न भी बढ़ जाता है। चलना फिरना ज़रूरी है, हमने मूवमेंट छोड़ दी है, गाड़ियाँ आ गई हैं, पैदल चलना छोड़ दिया। पैदल चलेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हमारी इज़्ज़त में फ़र्क आ जाएगा, जिसकी वजह से ये सारे इन्फेक्शंस जो हैं वो हमें फौरी तौर पे लग जाते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता। इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि 3-4 चीज़ें जो आपकी सबसे अच्छी दोस्त हैं। नंबर 1 रोज़ाना की सैर। कितनी सैर? आधा घंटा। कितने दिन? 5 दिन। बेहतर है 7 दिन हफ्ते में कर लें, 7 दिन तो 5 दिन ज़रूर आधा घंटा सैर करनी है। और ये जो उसकी कैलकुलेशन है WHO की, वो 150 मिनट्स अ वीक है। 5 दिन आप आधा घंटा कर लें तो 150 मिनट बन जाते हैं। दूसरी चीज़ है कि आप अपनी नींद पूरी करें, रात वाली नींद। तीसरी चीज़ है कि आप अपना टाइम थोड़ा सा धूप में 15 मिनट 20 मिनट, सर्दियों में तो ज़्यादा, लेकिन गर्मियों में असर के बाद या सुबह फजर के बाद का जो टाइम है धूप में ज़रूर दें। चौथी जो चीज़ है कि वक्त निकाल के ना, आप जो आपके दोस्त हैं जिनसे आपको कुछ लेना देना नहीं है, कोई कमर्शियल ताल्लुक नहीं है, जस्ट उनके साथ 15 मिनट आधा घंटा गपशप जरूर लगाएं। वो दोस्त आपके बाहर के भी हो सकते हैं, वो आपके अपने घर के भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। जिसके पास आप बस एवं ही बैठें और एवं ही गुफ्तगू करें। सही, ठीक है ना जी। आजकल बदकिस्मती से हमारा सबसे बड़ा दोस्त जो है ना, दोस्त ये बन गया, ठीक है ना जी। स्क्रीन के टाइम पे जो दूर के हैं वो करीब आ गए, जो करीब के हैं वो दूर हो गए। घर में बैठे 5 लोग हैं, 5 अपने अपने मोबाइल के लगे हुए, दुनिया से जुड़े हुए, आपस में नहीं। आपस में जो है ना बोलना, इंशाल्लाह कभी बात हुई तो हम इस पे भी गुफ्तगू करेंगे कि जो आपस के साथ बॉडी लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन है, वो स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। और अब यहीं के साइकियाट्रिस्ट आपको भी पता है कि इससे बॉडी में वो हार्मोन रिलीज होते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, ज़रूरी है। ठीक है ना जी। आप थोड़ी देर किसी की बात सुन लें, उसका दुख जो है वो हल्का हो जाएगा, वो अपने आप को भी हल्का फुल्का महसूस करेगा, और आपको भी लगेगा कि मैंने पता नहीं कौन सा अच्छा काम कर लिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम नहीं है। हम कोई हमसे बात करना चाह रहा होता है, हम कहते हैं अच्छा अभी आपको टाइम देते हैं, 1 मिनट ठहरें, ज़रा हम ये काम करें। अब जिस दौर में, जिस टाइम में आप वो काम करके वापस आएंगे ना, तब तक उसकी वो सिचुएशन से वो निकल चुका होगा और उसकी वो चीज़ और बढ़ चुकी होगी। आप उसको कम करने की बजाय और बढ़ा देंगे। तो ये चीज़ें हमारे मास्टर में बहुत चल रही हैं। यही बात कर रहा हूँ कि अक्सर ही मैं बात कहता होता हूँ, अपने स्टूडेंट से पूछता होता हूँ कि यार ये बताओ सच कि आपने अपने वालिद साहब को आखिरी दफ़ा गले लग के हक कब किया था? ईद का ना मुझे कहना, ईद वाले दिन मस्जिद में या घर आके,
वो कहते हैं सर सच्ची बात है कि कभी भी नहीं किया। मैं कहा यार कभी आप करके देखना, बेटियां अपनी माँ से मिलके देखें या बेटे अपनी माँ को गले लगा के, सही बात है, 5-10 सेकंड के लिए गले लगाए रखें, यकीन जाने मोहब्बत के वो हार्मोन, वो लहरें, वो रोशनी, वो तवानाई निकल के जाती है। ठीक है ना जी, कि बाप से बेटे और बेटे से बाप, और ये वक्तन फक्तन करते रहें। बदकिस्मती ये है कि हमारे भाई, सगे भाइयों की बात कर रहा हूँ, वो आपस में दोस्त नहीं है। बाप बेटा, माँ बेटी, बहन भाई आपस में दोस्त नहीं है। सगे रिश्ते जो दोस्त नहीं है। तो दोस्तियां घर में बनाएं, ठीक है ना जी, तो उससे घर में वो मोहब्बत वाली फिजा कायम रहती है जिससे आपकी ओवरऑल एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। घर में बीमारियां आने की वजह यही है कि हमने एक दूसरे को टाइम देना छोड़ दिया है, और वो फिर जिनको आप टाइम नहीं देते वो बेचारे अपनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालें, वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। उनको फिर मुख्तलिफ जो है वायरल इन्फेक्शन जो है अफेक्ट करते हैं, मुख्तलिफ वो मेंटली डिजीज़ में चले जाते हैं, किसी को स्टमक प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, कहीं पे फेफड़ों के मसाइल जो है वो शुरू हो जाते हैं। जब आप तकलीफ़ में होते हैं ना तो आपका सांस रुकता है। फील करें कि उस वक्त आपको ये फील हो रहा होता है कि मेरा सांस रुक रहा है। अब इसको कोई जो है वो हार्ट से रिलेट कर देता है, कोई फेफड़ों से रिलेट कर देता है, कोई दिमाग से रिलेट कर देता है। बेसिक ही आपकी एक कुछ वक्त के लिए ऐसी फीलिंग होती है जिस वक्त में आप अगर रो रहे हैं या आप जो है सैडनेस फील कर रहे हो तो वो आपकी एक हिचकी सी कैफियत बन जाती है जिसमें आप जो है वो एक लॉनली कैफियत होती है। हाँ, उस टाइम में अगर आपको कोई हक कर ले, आपको जो है वो रिलैक्स करके आपके कोई सर पे हाथ रख दे, आपका कोई हाथ पकड़ ले, तो ये वो थ्योरीज़ हैं, ये वो चीज़ें हैं, ये वो रेमेडीज़ हैं कि आपको जो ऐसा लगता है कि आप शायद ज़िंदगी में वापस आ गए हैं। अभी आपने कुछ मुंह से नहीं बोला, ये मैंने आपको सिर्फ जस्ट रेमेडी बताई है। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन हम ऐसा करते नहीं, हम शर्माते हैं माँ के पास जाते हुए। माँ को गले लगाने के लिए जो है वो पहले प्लानिंग की जाती है। बाप के पास जाके बैठते हैं, बाबा बुरा ना मना जाए, मैं ऐसे हक करूँगा, मेरे और बहन भाई क्या कहेंगे, ये क्या सोचेंगे। ये चीज़ें सारी माइंड की गेम है। बीमारियों में भी आप जो बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं, माइंड की गेम है। आप अपनी बीमारी को जितना जो है वो लेंगे सीरियस, उतनी वो और सीरियस होती चली जाएगी। डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि घबराएं ना। सबसे पहले आपके पास जो पेशेंट आता है पहले आराम से अपनी बात समझाइए, आपके साथ क्या मसला चल रहा है। उसके बाद अब वो इतने घबराए हुए होते हैं पेशेंट्स के, वो चाहते हैं कि हम डॉक्टर साहब को एक ही सांस में सारी बात बता दें और डॉक्टर जो है वो फ़ौरन समझ जाए, हमारी बात को जो है वो दोबारा हमें रिपीट ना करना पड़े। लेकिन डॉक्टर ने भी आराम से आपकी बात सुननी होती है, जाहिर है कि आपको भी मौका मिलना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ऐसे पेशेंट जब आपके पास आते हैं उनको कैसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि जो सांस के मरीज़ हैं वो वैसे ही बेचारे बड़े फ्रस्ट्रेट हुए होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तो उन्हें कैसे कूल करते हैं? आपको तो डबल काम करना पड़ता होगा, दवाई भी लिख के देते हैं, साथ साथ उनकी काउंसलिंग भी कर रहे होते होंगे। देखें, इसमें ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। हम अपने जूनियर्स को बताते हैं, हमने अपने सीनियर से सीखा है कि मैं ये बताता होता हूँ अपने जूनियर्स को कि दवाई बाद में असर करती है, डॉक्टर का रवैया मरीज पे पहले असर करता है। अगर आप सिंपल बीमारी जो भी है, बीमारी अल्लाह की तरफ से है, शिफा अल्लाह की तरफ से आनी है, लेकिन आपका ये काम है कि आपने अच्छा ऐसा मीडिएटर बनना है, अपने ऐसा फैसिलिटेटर बनना है कि मरीज अपने सारे दुख और परेशानियां भूल जाए कि हाँ मैं महफूज हाथों के अंदर आ गया हूँ, सही, अब मैं सेफ हैंड्स के अंदर। ट्रस्ट लेवल उसका इतना होता है। यस, ट्रस्ट लेवल इतना ज्यादा। और ये कैसे होगा? ये सिर्फ आपकी एक अच्छी लैंग्वेज से और बॉडी कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज से और कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ, कि आप सिंपल उसके कंधे पे हाथ रख के उसको तसल्ली दे दें कि इंशाल्लाह ताला आप जैसे बहुत सारे मरीज आए थे और ठीक होके गए, सिंपल इतना फिक्रा बोल दें तो मरीज की बहुत ज्यादा तसल्ली होती है। लेकिन अगर आपने कम्युनिकेशन नहीं की, आपका रवैया उखड़ा उखड़ा रहा है, आपने आंख में आंख डाल के मरीज से बात नहीं की और आपने भला सोना लिख दिया हो दवाई में, बेहतरीन दुनिया की दवाई लिख दी हो, मरीज का अगर आप एतबार नहीं ना बना तो कभी ठीक नहीं होगा, वो सेटिस्फाइड ही नहीं होगा। वो कहेगा पता नहीं ये दवाई भी सही है, ये भी मुझ पर असर करेगी। वो दवाई भी इसी सिचुएशन में खा लेता है कि नहीं इसका भी क्या असर होना है। और फिर आप यकीन करें, मेडिसिन का बहुत ज़्यादा असर जो है वो आपके माइंड से रिलेट करता है। मैं आपको बड़ी जो है वो अंदर की बात बता रही हूँ, क्योंकि अक्सर लोग मेडिसिन खा रहे होते हैं, असर कोई नहीं हो रहा होता। असर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप यहाँ से असर नहीं ले रहे, आप लेने नहीं दे रहे, आप स्ट्रेस में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आप उस दवाई के बारे में जो है शक में हैं कि जो है वो ये दवाई पता नहीं असर करती है या नहीं करती। जो भी डॉक्टर आपको दवाई लिख के देते हैं वो आप प्रॉपर टाइम से लें। वो आप पे असर करे ना करे वो दवाई की मर्ज़ी है, नहीं करेंगे तो डॉक्टर से रुजू करें, उसे दोबारा बताएं, वो दवाई चेंज कर देंगे। लेकिन ये जो डिप्रेशन में आ जाना है ना कि नहीं ये मैंने मेडिसिन नहीं खानी, वो डॉक्टर ने तो मेरे से सही तरह बात ही नहीं की थी, उसने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। अच्छा, लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रही है डॉक्टर साहब कि डॉक्टर बात ही नहीं सुनते। यही मैं बात कर रहा हूँ ना जी। देखें,
बीमारियों को तशखीस करना, बीमारियों का इलाज करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मरीज़ का एतबार लेना, एतमाद लेना, ट्रस्ट लेना वो सबसे मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल और वो ट्रस्ट आता है आपकी ज़ुबान से, कि जब आप उनके साथ इस तरीके से, मतलब जो एम्पैथी और सिंपैथी का फ़र्क है। सही बात है। बदकिस्मती से हमारे जो कुछ डॉक्टर्स हैं वो सिंपैथी भी शो नहीं करते। सिंपैथी क्या चीज़ है कि पेशेंट को ये कहना यस आई नो योर पेन, लेकिन एम्पैथी क्या है कि यस आई फील योर पेन। सही, ये नो और फील का जो डिफरेंस है ना, आपने पेशेंट की पेन को फील करना है, और ये आपकी बॉडी से, आपकी जुबान से नजर भी आना चाहिए कि हाँ इसको मरीज का एहसास है। सही बात। बाकी उसके बाद आप भले से जो भी लिख दें, आई एश्योर यू एंड आई गारंटी यू कि वो उस पर काम करेगी। लेकिन अगर आपने रूडली और आपने एरोगेंट होके और आपने डिस्कनेक्ट होके मरीज का इलाज किया और भले से जो मर्जी लिख दें, कस्तूरी भी लिख दें, वो भी काम नहीं करेगी। तो लिहाजा कम्युनिकेशन जो है वो तो हमने आपसे आर्ट सीखी है, बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट, ठीक है ना जी, कि ये बहुत ज़रूरी है, अच्छा रवैया मरीज के साथ, ताकि उसका इलाज बेहतर से बेहतर हो। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी चीज़ है। और डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह जितने सालों से काम कर रहे हैं और जिस तरह पेशेंट आपके पास आते हैं और जिस हॉस्पिटल में आप माशाल्लाह इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं, आप प्रोफेसर हैं, आपके आगे कितने जूनियर हैं, आपसे सीनियर तो जो है एक दो ही होंगे, लेकिन फिर भी आप ये समझें कि आप जो काम कर रहे हैं ये बहुत मुश्किल काम है। मेरे लिए तो मैं तो समझती हूँ इतने पेशेंट दिन में डील करने और यकदम डील करने और फिर हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ उनको जो है वो डील करना और उन्हें ये एहसास दिलाना कि मैं हर किसी की पेन को फील कर रहा हूँ, ये बड़ी बात है। अब तो आपको आइडिया हो गया होता होगा कि जब आके बैठते होंगे तो आपको उनके बोलने से पहले ही पता चल जाता होगा कि इसको क्या प्रॉब्लम है। उनके स्टाइल से ही पता चल जाता होगा, क्योंकि जाहिर है कि माशाल्लाह आपकी एक एक्सपीरियंस है। मुझे बताइएगा कि अभी जो टीबी के मरीज़ इन प्रोसेस जो आपके पास रजिस्टर्ड हो रहे हैं उनकी तादाद क्या है, इसमें वायरल इन्फेक्शन के जो मरीज़ आ रहे हैं उनकी तादाद क्या है, कोविड की सिचुएशन जो है अब किस सिचुएशन पर है, ये तीनों ज़रा पार्ट हमें बता दीजिए। देखिए, मैं जिस हॉस्पिटल में काम करता हूँ तो चूँकि पूरे पाकिस्तान में, दुनिया में टीबी के हॉस्पिटल है, हमारे पास तो पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। मतलब डेली हमारे पास अगर हॉस्पिटल के अंदर ना 1200-1300 पेशेंट आते हैं आउटडोर में, जिनके अंदर तकरीबन 40% पेशेंट, 30 to 40% जो पेशेंट हैं वो टीबी के होते हैं प्योर। तो डॉक्टर साहब 1200-1300 लोग डील करना एट अ टाइम, वन डे, वो अब ज़ाहिर है हमारी एक टीम बनी हुई है, जाहिर है वो करते होंगे बिल्कुल, लेकिन 10 लोग भी बैठे हैं तो वो भी तो कितने सारे पेशेंट डील करते हैं ना। बिल्कुल, हर डॉक्टरों को 90-100 के करीब मरीज देखने होते हैं। तो कह रही हूँ कि ये कम तादाद तो नहीं है कि एकदम हर एक के साथ एक जैसे रवैये के साथ बात करना, काम तो मुश्किल है, लेकिन बारकाफ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमसे काम ले रहे हैं और कोशिश भी करते हैं कि लोगों को शिकायत ना हो। तो उनमें जो हमारे पास हॉस्पिटल में है ना जी, तकरीबन कोई 300 से 400 के करीब मरीज हैं जो टीबी सस्पेक्ट आता है। उसके फिर जो भी हमारे मुतल्लिका टेस्ट हैं, स्पूटम का करवाया, एक्सरे करवाया, बाकी टेस्ट करवा के जिनकी फिर तशखीस हो जाती है, उनमें से कुछ वो हैं जो एडमिट नहीं होना चाहते, सीरियस नहीं होते, वो दवाई लेके चले जाते हैं, और बाकी जो हैं जो सीरियस होते हैं, जिनको खून के साथ ब्लड के खांसी के साथ खून आ रहा है या इनके फेफड़े पिचक जाते हैं, उनको जो हम दाखिल कर लेते हैं और फिर उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली इनका इलाज करते हैं। तो टीबी जो है, बावजूद इसके कि गवर्नमेंट ने बहुत सहूलियात दी हुई हैं, लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से, इम्यूनिटी कम होने की वजह से, अवेयरनेस ना होने की वजह से, लोगों की एहतियात ना करने की वजह से, ये थोड़ी सी जो है ना वो ज़रा इंक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर ये पिछले कुछ सालों से। तो उसमें अगर हम एहतियात करें, बाकायदगी से दवाई, एक तो प्रॉब्लम से ये है कि इसका इलाज बड़ा लंबा है, मिनिमम 6 महीने का, और बाद सूरतों में 1 साल भी दवाई खानी पड़ती है। मरीज जब 1 महीना दवाई खा लेता है काफ़ी बेहतर हो जाता है, उस समय तो मैं ठीक हो गया हूँ, तो वो पूरी दवाई नहीं लेता। उसके बाद जो उसको टीबी लगती है ना, जिसको हम MDR या मज़ाहमती या रेजिस्टेंट टीबी बोलते हैं, उसका इलाज करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लिहाजा मेरी दरख्वास्त ये है, एक पैगाम चेस्ट बीमारियों के हवाले से, कि टीबी एक बहुत अहम और ख़तरनाक बीमारी है, एक से दूसरे को लगती है। दमा नहीं लगता, शुगर नहीं लगती, दिल की बीमारियाँ एक से दूसरे को नहीं लगती, वो उन्हीं के अंदर रहती हैं। लेकिन अगर आपको खांसी है 2 हफ्तों से ज़्यादा की, या बुखार साथ चल रहा है, तो आप अपने किसी भी करीबी सेंटर में फ्री टेस्ट होते हैं टीबी के, जरूर करवाएं, ठीक है ना जी। और अगर आपको टीबी तशखीस हो जाती है तो जितना भी डॉक्टर इलाज कहता है 6 माह का, 8 माह का, 9 माह का, वो जरूर करवाएं। उसमें 1 दिन का भी नागा ये छुट्टी ना हो, तो इंशाल्लाह आप भी सेहतमंद रहेंगे, आपके घर वाले भी सेहतमंद रहेंगे और पूरा मुआशरा सेहतमंद रहेगा। थोड़ा सा डाइट प्रोटीन के हवाले से भी बता दीजिए कि इसमें जो डाइट है वो क्या लेनी चाहिए, और अगर जैसे डॉक्टर साहब अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनको सांस रुक रहा है, उनको इश्यूज़ आ रहे हैं, कोई इन्फेक्शन हो गया है या कोई मसाइल हो गया है, कोई मसला इस तरह का चल रहा है, तो उसमें कुछ खाया पिया भी नहीं जाता
वो अगर आप नहीं कुछ खा पी रहे हैं तो फिर ज़ाहिरी बात है इम्यूनिटी सिस्टम तो डाउन होना शुरू हो जाएगा। उसमें कौन सी ऐसी खुराक लेनी है जो आपको स्ट्रॉन्ग भी रखे और आपका सांस भी बहाल रहे? उसमें ये है कि एक तो हाई प्रोटीन डाइट हम अमूमन कहते हैं, जिसमें से दूध है, उसमें अंडा है, उसमें गोश्त है, छोटा बड़ा जो भी मिल जाए फैट के बगैर या कम फैट के साथ। सही है। तो ये उनकी अच्छी डाइट्स हैं। लेकिन अब उसमें ये होता है कि आप खाली पेट ना रहें, कि जो भी आपके पास अवेलेबल है ना, रोटी सालन जो भी मौजूद है, जो भी टाइम है जब भूख लगी तो आपने खाना खाना है, ठीक है ना जी। और जब आप खाना खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम भी बेहतर रहेगा। इम्यूनिटी होती तब कम है जब आप भूखे रहते हैं, जब आपको पूरी खुराक नहीं मिलती। जो भी अवेलेबल है वो आप जरूर खाएं। तो इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हॉस्पिटल जो है वो मरीजों को सिर्फ ना सिर्फ तशख़ीस का और दवाइयों का ख्याल रख रहा है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसे हमें फिलंथ्रोपिस्ट डोनर्स दिए हुए हैं, क्योंकि हमारा खैराती हॉस्पिटल है और वो उस पर चलता है, तो लोग देते हैं जिसमें खुराक भी मिलती है, उनको दूध भी मिलता है, अंडे भी मिलते हैं, गोश्त भी मिलता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी उनका हेल्प हो जाती है। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, एक टीबी के पेशेंट को आप कितने टाइम तक हॉस्पिटल में एडमिट रख सकते हैं? अब डिपेंड ये करता है कि अगर तो सिंपल टीबी है, उसको साथ कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका तो हम टेस्ट करके दवाइयाँ उसको 1 महीने की दे देते हैं और महीने बाद वो आए और फिर वो आके 6 माह का कोर्स पूरा कर लेता है। ठीक है। इवन हत्ता कि अगर बाहर से भी पेशेंट आया हो, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा टीबी के मामले में सिस्टम किया हुआ है कि हर जगह पे एक जैसी दवाई और एक जैसे टेस्ट अवेलेबल है। आप साहिवाल चले जाएं, जंग चले जाएं, चकवाल चले जाएं, अच्छा। दूर के किसी डिस्ट्रिक्ट और तहसील पे चले जाएं, वही दवाइयाँ जो हमारे हॉस्पिटल में हैं। तो हम फिर क्या करते हैं, जब टीबी तशखीस हो जाती है तो एक रेफरल लेटर बना देते हैं, जिस इलाके में वो रहता है हमारे पास एक पूरी लिस्ट मौजूद है अस्पतालों की, क्या वहाँ पे चले जाएं, हमारे पास आना चाहें 100 बिस्मिल्लाह, ठीक है कि नहीं। और हम खुशी होती है कि हम आपको केटर करें, लेकिन आपकी इतनी ट्रैवलिंग करके आना मुश्किल हो जाएगा। अगर तो सीधा टीबी का केस है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हम यहाँ रेफर कर देते हैं। लेकिन गुलाब देवी का अल्हम्दुलिल्लाह इतना एतबार बना हुआ है लोगों के ऊपर, नहीं डॉक्टर साहब ने इलाज यहीं से करवाना है, और बेचारे हर 15 दिन बाद, महीने बाद दूर से आते हैं और पूरी तरह इंशाल्लाह कोशिश करते हैं उनका इलाज करने की। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन बात यह है कि अगर वो कहीं दूर से आता है तो उनके सेंटर में रेफर कर दिया जाता है और फिर वो वहाँ से अपना 6 माह का इलाज करवाता है। अच्छा, ये नॉर्दर्न एरिया से या ये जो हमारे शहर हैं दूसरे, यहाँ से आने वालों की तादाद ज़्यादा है या फिर लाहौर शहर से या दूसरे शहरों से जो बड़े शहर हैं वहाँ से आने वालों की तादाद ज़्यादा है टीबी? अब कुछ कम हो गई है जब से पिछले कोई तकरीबन 8-10 साल से गवर्नमेंट ने इस इनिशिएटिव लिया है ना और टेकअप किया टीबी को। अच्छा। तो इसमें दवाइयाँ भी फ्री मिल रही हैं, टेस्ट भी फ्री हो रहे हैं, और वही KPK में या नॉर्दर्न एरियाज़ में भी है। तो अब जो है वो हमारे हॉस्पिटल में उनकी आमद काफ़ी कम हो गई है। हमारे हॉस्पिटल में लोग ज़्यादा लाहौर और लाहौर के जो साथ वाले ज़िले हैं, कसूर हो गया, उकाड़ा हो गया, शेखुपुरा, गुजरांवाला, यहाँ से लोग ज़्यादा आते हैं। अच्छा। ठीक है ना। और लाहौर में की बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो वहाँ पे हमारे पास आती है, और उसके अलावा भी हर पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से आते हैं। तो हम उनको ऑफर करते हैं कि आप हमारे पास रहें। आपने जो बात की थी दाखिले की, कितनी देर आप पेशेंट को एडमिट करते हैं। अब अगर तो उसको कोई कॉम्प्लिकेशन होगी, बीमारी है न्यूमोथोरैक्स, हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स, कि जिसमें फेफड़ा फट जाता है, हवा भर जाती है, और उसका ऑपरेशन करना पड़ता है और ट्यूब लगानी पड़ती है, बोतल लगानी पड़ती है। अगर उसके साथ है तो फिर मरीज़ के 15-20 दिन या महीना लग जाता है। अच्छा। लेकिन और या खून की उल्टी आ रही और नहीं रुक रहा, तो उसको ठीक करते करते हमारे पास 15 दिन या महीना लग जाता है। अदरवाइज 1 महीना, हफ्ता हम दाखिल करते हैं, तशखीस करते हैं, दवाइयाँ उसके हाथ में रख के उसके इलाके में भिजवा देते हैं। अच्छा। यहाँ से आगे लेनी, यहाँ से आगे ले लें, वरना कार्ड बन जाता है और वो अपने एरिया से ले लेता है। सही। एहतियाती तदाबीर के साथ आप उनको जो है वो प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं, अच्छी खुराक की एडवाइस के साथ हम भिजवा देते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए और आपने बहुत ही अहम मौज़ूआत पे जो है वो गुफ्तगू भी की। आपने जस्ट इन्फेक्शन के बारे में, वायरल इन्फेक्शन जो चीज़ें हैं जहाँ पर भी किस तरह इसकी एहतियात करनी है, ये तमाम की। नाज़रीन, आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हेल्थ के हवाले से अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अगर आपके घर में कोई ऐसे पेशेंट हैं जिनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा डाउन है, उनकी खुराक को बेहतर कीजिए और साथ ही उनको जो है वो डॉक्टर से लाजमी चेकअप करवाइए। अक्सर लोग जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी में और टेंशन में आ जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि क्या करना है। तो आपको करना ये है कि जो आपके बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए आप घर पे ही कंसल्ट करें, क्योंकि उन्हें जो है हॉस्पिटल लेके जाना जो है इस वक्त में इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 की सिचुएशन है और मास्क का इस्तेमाल, हैंड सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी आज से कुछ दिन पहले जो है वो थी। लॉकडाउन के साथ कोविड-19 को अटैच मत करें। लॉकडाउन की सूरत हाल अल्लाह ना करे कि अब दोबारा जो है वो हमारे पाकिस्तान में लगे। हमें एहतियात करनी है और अपनी सेहत का ख्याल रखना है। कल फिर मिलेंगे नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।